नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज 15 नवंबर 2025 है और ये है हमारे करंट अफेयर्स विश्लेषण का पहला भाग। हाँ, और हमारा फोकस हमेशा की तरह यूपीएससी की तैयारी करने वालों पर है। बिल्कुल, हमारा मिशन सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे के क्यों और तो क्या को समझना है। और हो सकता है कुछ विषय दोहराए जा रहे हों, जो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। सही बात है। तो आज हम बात करेंगे भारत के सुरक्षा कवच की, लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर टेक्नोलॉजी की गहराई तक। और मंगल ग्रह के कुछ रहस्यों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी खबर से। लद्दाख में मूद न्योमा एयरबेस। हाँ, ये हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। ये इतना खास क्यों है? मतलब एक और एयरफील्ड ही तो है। नहीं, इसकी खासियत इसकी लोकेशन में है। ये दक्षिण पूर्वी लद्दाख में है, लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर। पर सबसे अहम बात यह है कि ये चीन के साथ जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, एलएसी, उससे महज 23 किलोमीटर दूर है। 23 किलोमीटर? ये तो बहुत ही करीब है। मतलब किसी भी एक्शन का रिएक्शन टाइम बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ रिएक्शन टाइम कम नहीं करता, ये एक तरह से पूरी रणनीति को ही बदल देता है। अच्छा। इसे सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपग्रेड किया है। अब यहां से C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी ट्रांसपोर्ट विमान और सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब सैनिक और भारी हथियार दोनों बहुत तेजी से एलएसी तक पहुंचाए जा सकते हैं। एकदम सही। ये सिर्फ एक डिफेंसिव मूव नहीं है, ये एक तरह का कह सकते ऑफेंसिव डिटरेंस है। अब दुश्मन को अपनी किसी भी हरकत से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। तो ये तो हुई जमीन पर हमारी पकड़ की बात। अब आसमान में हमारी नजरों को और तेज करने वाली एक टेक्नोलॉजी पर आते हैं। आप ओमन ड्रोन की बात कर रही हैं। हाँ, जिसे अमेरिका और यूएई मिलकर बना रहे हैं। इसमें क्या नया है? इसकी डिजाइन, ये एक टेल सिटिंग वीटोल ड्रोन है। वीटोल मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। हाँ, आसान भाषा में ये अपनी पूंछ के बल पर सीधा खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरता है। अच्छा, मतलब इसे रनवे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे किसी जहाज के छोटे से डेक से या किसी घने जंगल की छोटी सी क्लियरिंग से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और हवा में जाकर ये एक हवाई जहाज की तरह तेज रफ्तार से उड़ता है। तो मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और मिशन के लिए स्पीड। कमाल है। और इसे ले जाना भी आसान है। बहुत। ये कॉम्पैक्ट है, फोल्ड हो जाता है और 2 लोग इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। समुद्री निगरानी के लिए या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो ड्रोन से निगरानी बढ़ी, लेकिन सीधी लड़ाई के लिए तो मारक क्षमता चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ इन बार मिसाइलों के लिए एक सौदा किया है। हाँ, और ये T-90 टैंकों के लिए है। ये मिसाइल इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, यहाँ बात सिर्फ मिसाइल की नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की भी है। ये मिसाइल मूल रूप से रूसी डिजाइन की है, लेकिन अब बीडीएल इसे लाइसेंस के तहत भारत में बना रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एग्जैक्टली। हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि अब मैन्युफैक्चरर भी बन रहे हैं। और इस मिसाइल की खासियत क्या है? ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे सीधे T-90 टैंक की मेन गन से दागा जा सकता है। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात है इसका टैंडम वॉरहेड। टैंडम वॉरहेड? वो क्या होता है? इसमें 2 चार्ज होते हैं, एक के पीछे एक। पहला चार्ज दुश्मन टैंक के बाहरी कवच, जिसे एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या ERA कहते हैं, उसे तबाह करता है। और दूसरा चार्ज उस कवच के पीछे टैंक के अंदर जाके धमाका करता है। मतलब आज के सबसे आधुनिक टैंकों को भी ये भेद सकती है। 5 किलोमीटर की रेंज के साथ ये तो काफी खतरनाक है। बहुत ज्यादा। तो जमीन पर हमारी ढाल और तलवार दोनों मजबूत हो रही हैं। चलिए अब जरा अंतरिक्ष की ओर चलते हैं, मंगल ग्रह की तरफ। हाँ, नासा का एक मिशन है एस्केपेड, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मंगल पर तो मतलब कई मिशंस गए हैं। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है इसका काम करने का तरीका। ये मंगल के लिए पहला ऐसा मिशन है जिसमें 2 सैटेलाइट्स ब्लू और गोल्ड एक साथ काम करेंगे। 2 सैटेलाइट्स? क्यों? वो मंगल के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में रहेंगे और एक साथ ये स्टडी करेंगे कि सूरज से आने वाली जो सोलर विंड है वो मंगल के वायुमंडल को कैसे धीरे धीरे खत्म कर रही है। मतलब 2 अलग अलग एंगल से एक ही घटना को देखना, जिससे हमें एक पूरी 3D समझ मिले। दोहरी नजर, मतलब ज्यादा सटीक जानकारी। मैंने सुना है इसकी लॉन्च स्ट्रैटेजी भी बड़ी अनोखी है, लॉन्च एंड लॉइटर। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। लॉइटर का मतलब होता है इंतजार करना। इंतजार अंतरिक्ष में? हाँ, ये स्पेसक्राफ्ट सीधे मंगल पर नहीं जा रहे हैं। ये पहले पृथ्वी के पास एक जगह है लैग्रेंज 2 या L2 पॉइंट, वहां तक जाएंगे। L2 पॉइंट? ये तो जेम्स वेब टेलीस्कोप वाला पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, ये अंतरिक्ष में एक तरह का पार्किंग स्पॉट है,
जहां गुरुत्वाकर्षण संतुलित होता है, तो ये वहां कम से कम ईंधन जलाकर इंतजार करेंगे। और फिर जब 2026 के आखिर में मंगल अपनी यात्रा के लिए सबसे सही पोजीशन में होगा, तब ये वहां से अपना सफर शुरू करेंगे। ये बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट तरीका है। कमाल है। खैर, अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं और ऊर्जा के भविष्य की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, सरकार देश में 4 हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स बना रही है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर इसका आसान मतलब क्या है? आसान भाषा में ये हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक प्रैक्टिकल डेमो सेंटर है। डेमो सेंटर? हाँ, इन जगहों पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने से लेकर उसे स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने और फिर आखिर में इस्तेमाल करने तक पूरी चेन का प्रदर्शन किया जाएगा। और ये कहाँ-कहाँ बन रहे हैं? पुणे, जोधपुर, भुवनेश्वर और केरल में। और इसे ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों कहते हैं? फर्क इसे बनाने के तरीके में है। जब आप रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। अच्छा, तो ये भविष्य की क्लीन एनर्जी की एक तरह से नींव रखी जा रही है। बिल्कुल। चलिए, अब एक और तकनीकी विषय पर आते हैं। FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाल ही में फोरेंसिक जांच में इसके इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट आई थी। ये है क्या? ये सुनने में भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसे आप एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट स्कैनर समझ सकती हैं। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट स्कैनर? हाँ, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही हर केमिकल कंपाउंड इंफ्रारेड लाइट को एक खास तरीके से एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका एक यूनिक सिग्नेचर बन जाता है। अच्छा। FTIR मशीन उसी सिग्नेचर को पढ़कर बता देती है कि किसी भी सैंपल में कौन-कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और कितनी मात्रा में। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ फोरेंसिक में नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल के लिए, पर्यावरण में हवा और पानी की शुद्धता जांचने के लिए, और जैसा आपने कहा, किसी बम धमाके के बाद केमिकल अवशेषों का पता लगाने में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। चलिए, अब एक और टूल की बात करते हैं जो विकास और सुरक्षा दोनों को जोड़ता है। NDM, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट। हाँ, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब हाईवे प्रोजेक्ट्स की DPR में इसका इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। ISO के डेटा का हाईवे बनाने से क्या लेना देना? ये एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। NDM असल में ISRO का बनाया एक जियो पोर्टल है। इसमें सैटेलाइट से मिला हुआ डेटा है जो बताता है कि देश का कौन सा इलाका बाढ़ या भूस्खलन, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, इन सब के लिहाज से कितना संवेदनशील है। तो अब कोई नया हाईवे बनेगा तो पहले ये डेटा देखा जाएगा। बिल्कुल, ताकि सड़क को ऐसे इलाकों से या तो दूर बनाया जाए या फिर वहां उसे इतना मजबूत बनाया जाए कि वो आपदा झेल सके। मतलब हम सिर्फ सड़कें नहीं, डिजास्टर रेजिलिएंट सड़कें बना रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है। अब देश की सीमाओं से बाहर चलते हैं। बोत्सवाना। हाँ, भारत और बोत्सवाना ने 8 चीतों के स्थानांतरण की घोषणा की है। इस बहाने बोत्सवाना के बारे में कुछ जानते हैं UPSC के नजरिए से? जरूर। बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका के बिल्कुल बीच में बसा एक लैंडलॉक देश है। मतलब इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। इसके पड़ोसी देश नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। राजधानी गैबोरोन है और देश का 70% से ज्यादा हिस्सा मशहूर कालाहारी रेगिस्तान से ढका है। और वहाँ का ओकावांगो डेल्टा भी बहुत खास है। हाँ, और ये ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत जरूरी है। ओकावांगो डेल्टा एक एंडोरेइक डेल्टा है। एंडोरेइक? इसका मतलब है कि ये डेल्टा समुद्र तक नहीं पहुंचता। ये जमीन के अंदर एक बंद बेसिन में जाकर खत्म हो जाता है। अच्छा। इससे वहां एक बहुत ही यूनिक और रिच इकोसिस्टम बनता है। और हाँ, बोत्सवाना हीरे, तांबे और निकल के लिए भी जाना जाता है। अब जरा स्वास्थ्य से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। मेटफॉर्मिन वाली स्टडी। हाँ, एक नई स्टडी ने कहा है कि डायबिटीज की ये आम दवा मेटफॉर्मिन एक्सरसाइज के फायदों को कम कर सकती है। ये तो काफी चिंता की बात है। हाँ, ये जानकारी जरूरी है। मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज के लिए सबसे कॉमन दवाओं में से एक है। ये WHO की जरूरी दवाओं की लिस्ट में भी शामिल है। ये काम कैसे करती है? ये शरीर का शुगर ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये खाने से शरीर में जाने वाले ग्लूकोज को कम करती है, लिवर में बनने वाले ग्लूकोज को घटाती है और शरीर को इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। तो फिर स्टडी में क्या पाया गया? स्टडी का कहना है कि ये दवा एक्सरसाइज से मांसपेशियों को मिलने वाले कुछ फायदों में रुकावट डाल सकती है। तो क्या लोगों को इसे लेना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ, अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करना और उनके साथ मिलकर एक सही प्लान बनाना अब और भी जरूरी हो गया है। सही है। और आखिर में प्लेसेस इन न्यूज, पेनगंगा नदी। हाँ, एक बचाव अभियान की वजह से ये चर्चा में थी। UPSC के लिए नदियों का उद्गम और उनका रास्ता बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो पेनगंगा नदी जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की नदी है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में
अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और आगे चलकर वर्धा नदी प्राणहिता नदी के नाम से विशाल गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो एक तरह से ये गोदावरी नदी तंत्र का ही हिस्सा है। तो आज हमने सीमा पर रणनीतिक विकास से लेकर मंगल के रहस्यों तक और ग्रीन एनर्जी से लेकर आपदा प्रबंधन तक कई जरूरी विषयों पर बात की। हाँ, हमने देखा कि भारत का सुरक्षा कवच सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान के हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। और ये सब एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। हाँ। जिस तरह से हम हाई एल्टीट्यूड एयरवेज, स्मार्ट ड्रोन्स, सैटेलाइट आधारित निगरानी और आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसे देखते हुए अगले दशक में सीमा सुरक्षा की परिभाषा कैसे बदलेगी? ये सोचने वाली बात है। क्या भविष्य की सीमाएं सिर्फ कंटीली तारें और सैनिक होंगे या फिर टेक्नोलॉजी और डेटा की एक अदृश्य लेकिन ज्यादा मजबूत दीवार? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो हमें लाइक करें और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।